आज का वोटर 2024 में हम बोले तो मोदी जी खुद बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से उनको ही नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी नीतियों को लोग पढ़ रहे हैं कि आपकी नीति अच्छी है कि नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बदलाव आ रहा है, इसीलिए इस चुनाव में जो है इतना उत्सुकता नहीं दिख रही कि लोग समझ। भाजपा वाले से जब पूछता हूँ तो भाजपा वाले कुछ नहीं सोचते हैं, सीधे बोलते हैं 14 में 14 सीट लाएं। कांग्रेस वाले से पूछते हैं तो कांग्रेस भी कुछ नहीं सोचती है। अभी पन्ना गुप्ता से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा 14 पे 14 सीट ला। ठीक है, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में 28 सीट है कि 14 सीट है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं जाकर सर्च किया तो पता चला कि 14 ही सीट है। हर चौक चौराहे पे चाय पे चर्चा होती थी, वो चर्चा नहीं है। चाय गर्मी बहुत है तो चाय पे चर्चा नहीं, और शिकंजी महंगा होता है, चाय 5 रुपये में मिल जाता है टपरी में। कोल्ड ड्रिंक महंगा है ना, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ चला जाता है। गांव में जब जाएंगे तो मोदी के नाम आ रहा है या फिर हेमंत सोरेन। अगर ट्राइबल बेल्ट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हेमंत सोरेन का नाम आता है कि लोग हेमंत सोरेन को जान रहे हैं, बड़े नेता को नहीं जान रहे हैं। और वही जो ट्राइबल बेल्ट नहीं है वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ मोदी जी को लोग जान रहे हैं, वहाँ मनीष जायसवाल को नहीं जान रहे हैं और जेपी पटेल को नहीं जान रहे हैं, तो वो लोग सिंबल देखते हैं वहाँ पे। जयराम महतो आए थे संजय मेहता के नॉमिनेशन में, बहुत गर्मी थी लेकिन उनके नॉमिनेशन में भी 10 से 20 हज़ार लोग खुश थे, अच्छी खासी बहुत भीड़ थी और बहुत लोकप्रियता थी। कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट आज तक उतना भीड़ नहीं ला पाया। भाजपा के प्रत्याशी ऐसे हैं कहीं कहीं जिनके ऊपर 49 केसेज है, मर्डर केसेज है, क्रिमिनल केसेज है, रेप केसेज है, तो आपने कहाँ बदलाव किया? हरियाणा वाला मुद्दा लोगों को याद है, लड़कियों के साथ अन्याय हुआ लेकिन वो उनके बेटे को ही दे दिया। आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप उनके बेटे को ही वोट टिकट दे रहे हैं, तो ये कैसा नीति है आपका? फिर राजस्थान में जो राजपूतों के साथ हुआ उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। तो ये सारी बातें जो हैं लोग याद कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को गांडे में भी चुनाव है, जब कल्पना सोरेन जी करेंगी तो वहाँ पे कल्पना सोरेन जी का हलचल बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है कि वो जिस तरह से अपनी बातों को रख रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग भीड़ जुट रहे हैं। भारत देश का कोई भी इलेक्शन हो जाए, ये इलेक्शन में कभी आप ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते हैं, हमेशा एक ग्रे एरिया रहता है जिस पे जो है वोटर डिसाइड करती है। और बहुत चालाक है लोग जो बोलते हैं ना कि भारत का जो वोटर है एकदम बहुत बड़कपन में लोग बोल देते हैं जाहिल हैं लोग, अनपढ़ है, ऐसा नहीं है। भले स्कूल नहीं गए हैं, भले कॉलेज नहीं गए हैं, लेकिन समझ है लोग। जोहार हजारीबाग, ये शब्द आपने बार बार सुना होगा और खासकर हजारीबाग के जो लोग हैं उन्होंने बार बार सुना है, क्योंकि जोहार हजारीबाग नाम से जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं फैज़ अनवर जी हमारे साथ है और हमारी जनमन यात्रा फिलहाल हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। फिलहाल हम लोग जानना चाहेंगे फैज़ जी, सबसे पहले तो जोहार हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थोड़ी आपकी राय। लोकतंत्र वालों को जोहार, पहली बार लोकतंत्र वाला मेरा ही इंटरव्यू कर रहा है। हजारीबाग में चुनावी माहौल है, लेना पड़ता है क्योंकि जिस इलाके में हम जाते हैं आसान मिल गया ना, सोचे कोई नहीं है बताने वाला तो चलो इसी को पकड़ लेते हैं। घूमे हम लोग तो हम लोग से पूछ रहे हैं। बिल्कुल भाई, मेहनत की है तो थोड़ी मेहनत हम आप तक भी लेके आएंगे। आप भ्रमण किए हैं पूरा हजारीबाग का, बताइए क्या माहौल है यहाँ का, चुनावी माहौल क्या है हजारीबाग में? देखिए एक ओवरऑल बताते हैं पहले क्या है चुनावी माहौल। एक तो पहला 2014 में था और 2019 में जो पब्लिक के अंदर एक उत्साह थी वो नहीं है। पूरे चुनाव को लेकर या मोदी लहर? चुनाव को लेकर मोदी लहर पे हम आएंगे, लेकिन चुनाव को लेकर उतना उत्साह नहीं। 2014 में और 2019 में ऐसा माहौल था कि लोग घर घर से झंडा लेकर निकलते थे और वोट देना है ऐसा हर घर में बच्चा बूढ़ा जवान डिस्कशन यही होता था। हर चौक चौराहे पे चाय पे चर्चा होती थी, वो चर्चा नहीं है। चाय गर्मी बहुत है तो चाय पे चर्चा नहीं, और शिकंजी महंगा होता है, चाय 5 रुपये में मिल जाता है टपरी में। कोल्ड ड्रिंक महंगा है ना, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ चला जाता है। चाय पे चर्चा होता है जहाँ पे लोग ऐसे ही ढाबा पर बैठते हैं, 5 रुपये का चाय मंगाया और 10 कप चाय पी गए। लेकिन चाय का क्रेज गर्मियों में भी रहता है, शाम में होता है, लेकिन फिर भी गर्मी इतना ज्यादा है ना, लोग चर्चा कर ही नहीं रहे हैं चाय पे, मुद्दा ही भूल गए चाय पे चर्चा। तो क्या रीजन समझ रहे, गर्मी या फिर अब चुनाव को लेकर लोग उतना उत्साहित नहीं? दो कारण है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो दिन में चुनावी चर्चा हो ही नहीं रही है, लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं, लू से बचने के लिए घर में रह रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, और शाम में जब निकल रहे हैं तो बहुत जरूरी काम है, दिन भर तो घर से निकले नहीं, तो जो काम है शाम में ही करना है, तो वहाँ चर्चा करने का टाइम नहीं है।
यही हो रहा है। और शाम में IPL भी चल रहा है तो उसमें बिजी है भाई, दुनिया में क्या हो रहा है क्या मतलब IPL देखना है। इसलिए अभी तक 4 चरण जो चल चुके हैं पूरे हाँ। इंडिया में, और झारखंड में पहले वोटिंग चरण था तो परसेंटेज, हाँ। वोटिंग परसेंटेज कम Exactly। आई है ना, तो लगभग हाँ। अभी 50, 55 और 60 तक किसी तरह पहुंच रहा है। हाँ नहीं 60 से ज़्यादा भी है, झारखंड में हुआ तो 62-63% हुआ। हम्म, तो 4% मतलब पिछले साल से, मतलब 2019 से इस साल 4% सभी जगह पे वोटिंग परसेंट कम हुआ है। हम्म। लेकिन हजारीबाग में उम्मीद है कि ज़्यादा होगा, यहाँ के लोग अच्छा, वोट करते हैं पूरा। 30 तारीख को यहाँ चुनाव है, हाँ तो जो पार्टी है वो आमने सामने कह रहे कि इस बार कड़ी टक्कर होगी। एक तो बीजेपी के मनीष जायसवाल और आपके जो अभी मांडू के विधायक जेपी भाई जेपी पटेल जो अभी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं। क्या लग रहा है, कड़ी टक्कर दिख रही है क्या? देखिए टक्कर की बात करें तो एक तीसरी पार्टी है जो आप भूल गए कि JVKS जयराम महतो की पार्टी, संजय हाँ, मेहता। संजय मेहता। हाँ तो मैं तीनों के बारे में बताता हूँ, इसलिए अब टक्कर क्या है वो तो लोग समझेंगे क्या नहीं है, लेकिन तीनों के काम करने का स्टाइल मैं बताता हूँ। मनीष जायसवाल की को टिकट जो है वो JP पटेल से 20 दिन पहले मिली, या फिर 1 महीना आप कह सकते हैं राउंड अबाउट। तो उन्होंने 20-25 दिन पहले से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, भाजपा का प्रचार पहले शुरू कर दिया, तो पता था कैंडिडेट कौन है। कांग्रेस ने कैंडिडेट थोड़ा लेट से कोशिश किया, और JP पटेल जो दूसरे पार्टी में थे, बीजेपी में थे, उनको कांग्रेस में लाया गया, फिर उनको टिकट दिया, तो उनका प्रचार जो है थोड़ा लेट से शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे JVKS ने और लेट से शुरू किया, क्योंकि वो नई पार्टी थी, एक्सपीरियंस कम था, कब घोषित करना है ये पता नहीं। उनका जो चुनाव प्रत्याशी था वो संजय मेहता, वो सबसे लेट में घोषित हुआ। लेकिन संजय जी हजारीबाग में लगातार यहाँ के हाँ जनसभा कर रहे हैं, हाँ उनमें नहीं जनसभा कर रहे हैं, तो लोगों को लगा था कि JVKS जो है वो विधानसभा की चुनाव लड़ेगी, जबकि लोग CM बता रहे थे ना, CM जयराम बनेंगे, तो विधानसभा से ही CM बनते हैं ना, लेकिन ये लोकसभा लड़ने का इनका लास्ट में फैसला हुआ, और इसीलिए सबसे लेट में संजय मेहता है। संजय मेहता है तो JVKS नई पार्टी है, फंड की कमी है, तो ये लोग चुनाव प्रचार थोड़ा सा लेट से हुए। अब संजय मेहता के लिए लोग फंड जुटाना स्टार्ट किए, फिर कौन आएगा प्रचार में, फिर नॉमिनेशन, लेकिन सबसे पहले संजय मेहता ने किया। 30 तारीख को नॉमिनेशन संजय मेहता ने किया, 1 मई को कांग्रेस ने किया JP भाई पटेल ने, उसके बाद 1 ही तारीख को 6 बजे मनीष जायसवाल ने किया। तो तीनों कैंडिडेट ने 1-2 दिन के अंदर कर दिया। तो यहाँ तक तो माहौल, नॉमिनेशन तक तो अब सब काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन के दिन में माहौल बराबर होता है, क्योंकि दोनों पार्टी के दिग्गज नेता आए। हजारीबाग में माहौल थोड़ा सा इसलिए बोल रहे हैं लोग कि चैलेंजिंग है, क्योंकि यशवंत सिन्हा एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है हजारीबाग के, वो आ गए हैं JP पटेल के सपोर्ट में, जबकि वो भाजपा के कोर नेता रहे हैं, भले उनके बेटे भी भाजपा में हैं, सांसद हैं। तो उनके आने से लोग एक माहौल बता रहे हैं कि हजारीबाग में मनीष जायसवाल को वो हराने के लिए आए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इससे मनीष जायसवाल जी थोड़ा सा बैकफुट में हो गए। 400 पार का नारा चल रहा था, और जो चल रहा था कि 5 लाख पार हजारीबाग से हो जाएंगे, उससे थोड़ा सा मतलब निराशा आई। हो सकता है कि यशवंत सिन्हा के सपोर्टर जो है उनको सपोर्ट कर दे, तो वो वोटर जो है वहाँ कन्वर्ट कर जाए, वहाँ टर्न कर जाए, तो कहीं JP पटेल जो है आगे ना निकल जाए। ये एक चला बहुत है चुनाव प्रचार। जब नॉमिनेशन के बाद, तो नॉमिनेशन का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता नॉर्मल चला, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार करने लगे। इसमें जो नॉमिनेशन का पहला हफ्ता हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि लोग सदर पे प्रचार नहीं कर रहे। सदर में मतलब सदर विधानसभा जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ सबसे लेट आए। पहले वो लोग अपना ग्राउंड कवर करना चाह रहे थे बाहर, तो मनीष जायसवाल ने मांडू रामगढ़ से चुनाव शुरू किया, फिर चौपारण बढ़े गए, उसके बाद फिर कटकम लाग होते हुए इस तरह से JP भाई पटेल ने भी अपना एरिया जो था उनका बड़ी, चौपारण, मांडू, रामगढ़ होते हुए, विष्णुगढ़ होते हुए हजारीबाग में ला दिया। संजय मेहता शुरू से ही गाँव में कर रहे हैं। बरी में जाएं या फिर आप चौपारण में जाएं, गांव में वो पहले प्रचार कर चुके थे, वोटिंग अनाउंस होने से पहले, क्योंकि सभा बहुत हुई थी जयराम में, तो उनकी भी हुई थी। और अभी जो उन्होंने चुनावी प्रचार जो है वो पूरा उनका शेड्यूल था, मांडू मतलब मांडू कुछ जितना एरिया है, रामगढ़ हो गया, बड़का गाँव हो गया, गिरडारी हो गया, कटकम सांडी, कटकम दाग, ये सब लास्ट में आए, और सदर में लास्ट में जब किया। और सदर में लास्ट दिन जो हुआ चुनाव का, एकदम जब लास्ट आ गया तो एक दिन में बदलने लगा, लोगों के बयान आने लगे, लोगों के अंदर एक माहौल बनने लगा कि क्या होगा, अब क्या हो रहा है, क्या फाइट सच में है। क्योंकि हजारीबाग में अभी तक कोई भी स्टार प्रचारक नहीं आया, हजारीबाग टाउन में, मतलब सदर में। पिछली बार 2019 में और 2014 में मोदी जी आए थे गांधी मैदान में। गांधी मैदान में इस बार एक भी सभाएं नहीं हुई, भाजपा की नहीं हुई, कांग्रेस की नहीं हुई, और JVKS के तो खैर जयराम में तो आए ही नहीं, क्योंकि वो जेल वाला मामला हो गया, तो नॉमिनेशन को लेकर वो तो आए नहीं। योगी जी आने वाले थे यहाँ पे, वो भी नहीं आए।
सदर में माहौल नहीं बनता, कोई भी बड़े नेता नहीं है, स्टार प्रचारक आप जिसको कहते हैं वो नहीं है, कांग्रेस के भी नहीं आए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक मल्लिकार्जुन खड़गे, कल्पना सिब्बल आई, उसके बाद मोदी जी आए 11 तारीख को या 12 तारीख को सिमरिया में। सिमरिया जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो वो चतरा और हज़ारीबाग का प्रभाव डालने के लिए आए थे, लेकिन हज़ारीबाग में उतना प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत दूर है। वहाँ पे सिर्फ जो कैंडिडेट पहुँचे थे देखने के लिए वो कार्यकर्ता पहुँचे थे, जनरली गाड़ियों में भर के वो कार्यकर्ता गए थे, भाजपा के कार्यकर्ता गए थे या उनके सपोर्टर जो भी हैं गए थे, लेकिन आम आदमी मोदी जी को हज़ारीबाग में नहीं देखे, ना उनका बात नहीं सुन पाया। आम आदमी वहाँ गया नहीं ना, अपना पैसा लगा के वहाँ पे क्यों जाएगा आम आदमी? दूरी बहुत है, दूर भी बहुत है, गर्मी बहुत है ना, लेकिन कार्यकर्ता सारे गए, उनके जो कैडर है जितने गए, उनके वोटर भी हो तो कह सकते हैं गए, लेकिन आम आदमी जैसे कांग्रेस का वोटर मोदी जी को सुनता है ना वो जाके रैली में, वो नहीं गया। ये भी केसेस के वोटर भी मोदी जी को सुनता है, वो नहीं गया। जैसे जयराम की रैली में हम जाते हैं तो भाजपा का वोटर भी मिलता है, कांग्रेस का वोटर भी मिलता है, सुनने सब जाता है। वोट किसको देना है तो बाद में डिसाइड करते हैं ना। तो लोग जो एक मत बनाते हैं कि इनकी भाषण में क्या निकलती है क्या नहीं निकलती है, वो यूनिवर्सल होता है। सभा में सारे लोग होते हैं, वोट किसको देना है इसका आकलन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ हज़ारीबाग में इस बार नहीं देखने को मिला। एक जो सीएम आए वो चितरपुर आए, मोदी मनीष जायसवाल के रैली में एक राजस्थान के सीएम आए थे नॉमिनेशन के दौरान। हाँ, तो वो एक बड़े चेहरा थे जो नॉमिनेशन के दिन आए थे। सभा हुई थी यहाँ गर्दन ग्राउंड, गांधी मैदान में नहीं हुई थी सभा, गर्दन ग्राउंड में हुई थी। और उसी दिन जो सभा यहाँ पे चंपई सोरेन आए थे, यशवंत सिन्हा जो वहाँ बैठे थे, बड़े बड़े लोग जो आए थे वो जिला स्कूल मैदान में, हज़ारीबाग जिले से थोड़ी दूर में है। तो ये तो चला। और जयराम महतो आए थे संजय मेहता के नॉमिनेशन में। बहुत गर्मी थी लेकिन उनके नॉमिनेशन में भी 10 से 20 हज़ार लोग खुद से आए, अच्छी खासी बहुत भीड़ थी और बहुत लोकप्रियता थी। कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट आज तक उतना भीड़ नहीं ला पाया जितना संजय मेहता लेकर, क्योंकि उनके पार्टी पहली बार वो आ रहे थे। निर्दलीय के अलावा जितने कैंडिडेट थे वो संजय मेहता ने ही इतना भीड़ लाया था जयराम की वजह से। जयराम ने उस रैली में नॉमिनेशन के बाद ये कहा था कि अगर मेरी रैली में गिरिडीह में 1 लाख से वहाँ जो बोकारो में जब वो नॉमिनेशन करेंगे तो भीड़ अगर आ गई इस गर्मी में तो समझिए कि गिरिडीह हम जीत जाएंगे, उस रैली में कहा था। तो वहाँ भी भीड़ आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो माहौल बना अभी क्या है गिरिडीह का उतना तो नहीं, लेकिन जिससे मेरी बात होती है वहाँ रिपोर्टर जितने हैं वो अभी अलग अलग वो बता रहे हैं कि अभी तक जो है लोग युवा जो हैं वो जयराम के साथ है, जो बूढ़े हैं जो बुजुर्ग हैं थोड़ा 50-60 साल में है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जयराम को वोट देना है कि नहीं देना, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। नेताओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, युवा को एक्सेप्ट नहीं, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नई पार्टी है इस पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। युवा के अंदर बहुत क्रेज है जयराम महतो को, शायद वोट में कन्वर्ट हो, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर उनकी भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं तो वोट दे सकते हैं। तो ये अभी चल रहा है हज़ारीबाग में। अभी तक आज तक का माहौल अगर देखें तो चुनावी प्रचार में आज बन्ना गुप्ता आए थे, जब चुनाव लास्ट एंडिंग था तो बाइक रैली थी, मतलब पूरे शहर में बाइक घुमाया इन्होंने, जिसमें बाइक के साथ कार भी था पूरे कार्यकर्ता। तो जिसमें कांग्रेस की भीड़ ज़्यादा थी, कांग्रेस के लोग ज़्यादा थे इसमें, कांग्रेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा था इसमें। अब बन्ना गुप्ता आए थे। भाजपा में भी भीड़ थी, भाजपा की रैली थी, बाइक वही पैटर्न था, बाइक था, कार था, ओपन जीप में जो प्रत्याशी है वो घूम रहे थे, उसमें भी भीड़ थी। लेकिन ये जोड़ नहीं सकते हैं कि बराबर था या थोड़ा ज़्यादा था किसका था, लेकिन दोनों ने जोर शोर से ये रैली किया। उसके बाद संजय मेहता का आखिरी दिन जो था वो इसी में चला, बड़का गांव जो उनका छूट गया था, कम टाइम घूमे थे तो वो बड़का गांव में घूमते हुए अपना शहर से लास्ट संपर्क कर रहे हैं, हो सकता है कल भी करें। तो ये अभी तक चल रहा है। क्या लगता है निर्दलीय, जैसे हम संजय मेहता की बात करें, निर्दलीय होके भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, कितने हज़ार वोट तक ला पाएंगे, कुछ अनुमानित जो आप फील्ड पे देख चुके हैं? टक्कर की अगर बात करें तो गांव-गांव में संजय मेहता, जयराम महतो का नाम अभी भी है और लोग बोल रहे हैं कि उसको वोट करेंगे, बोल रहे हैं, ऑन कैमरा भी बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा भी बोल रहे हैं। बहुत लोग हैं कि ऑफ कैमरा नहीं बोलते हैं, ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं, लेकिन संजय मेहता का वोटर मांडू क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में, रामगढ़ के गांव में, मांडू के गांव में, हज़ारीबाग के किनारे कुछ गांव में चले जाएं तो वहां मिलेंगे, बरी में कुछ गांव में चले जाएं तो वहां भी वोटर हैं, चौपारण में चले जाएं तो हर जगह पे संजय मेहता के वोटर हैं, मतलब बोल रहे हैं। लेकिन क्या वो वोटर कंसोलिडेटेड होकर संजय मेहता को देगा, ये इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि लास्ट दिन जो है वोटर का मूड बदलता है और ये अभी तक ऐसी कोई घटना हज़ारीबाग में देखने को नहीं मिल रही जिससे मूड स्विंग होने वाला है। अच्छा, मूड स्विंग नहीं होगा अभी तो लग नहीं रहा है। तो अभी जो लोग बता रहे हैं, मेरा आकलन, मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, मैं फील्ड में बता रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोग बोल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में मतलब टाउन में, जैसे आप कोई ब्लॉक जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा शहरी क्षेत्र बोलते हैं ना, भले गाँव है, गाँव एरिया है, लेकिन फिर भी एक
ब्लॉक पहुँचे, ब्लॉक ऑफिस पहुँचे, तो वहाँ पे दुकानें बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे बाज़ार लगता है और लोग आते हैं। वहाँ पे भाजपा के वोटर हैं ज़्यादा। उसके बाद जैसे ही आप फैलते जाइएगा गांव में, तो वहाँ पे मोदी लहर है। मोदी लहर मतलब मोदी को लोग जान रहे हैं, अच्छा। कैंडिडेट को नहीं नहीं जानते। जान रहे हैं। जो सेंटर पॉइंट में पहुँचेंगे तो वहाँ कैंडिडेट को लोग जानते हैं। जो भी उस टाउन तक पहुँचा है, ब्लॉक तक पहुँचा है, उसका नाम याद रखें क्योंकि वहाँ झंडा, पोस्टर, बैनर चिपकाने का ऑप्शन रहता है और वहाँ लोग जानते हैं। तो वहाँ कहीं भी जाएंगे, आप संजय मेहता की बात बोलेंगे तो जानेंगे, मनीष जायसवाल की बात बोलेंगे तो जानेंगे, जेपी पटेल की बात बोलेंगे तो जानेंगे। ये शहरी ब्लॉक में भी जाएंगे, अगर पांचों ब्लॉक 16-17 ब्लॉक हजारीबाग में आ रहा है इस चुनाव के अंदर, तो जहाँ भी जाएंगे तो ये दिखेगा। और गांव में जब जाएंगे तो मोदी के नाम आ रहा है या फिर हेमंत सोरेन। अगर ट्राइबल बेल्ट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हेमंत सोरेन का नाम आता है कि लोग हेमंत सोरेन को जान रहे हैं, बड़े नेता को नहीं जान रहे हैं। और वही जो ट्राइबल बेल्ट नहीं है वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ मोदी जी को लोग जान रहे हैं, वहाँ मनीष जायसवाल को नहीं जान रहे हैं और जेपी पटेल को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिंबल देखते हैं वहाँ पे। अब एडुकेशन कम है तो वो लोग सिंबल देखते हैं, वहाँ ये डिस्कशन नहीं होता है कि चुनाव में मुद्दा क्या होता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे क्या मतलब हम कहें अगर 100 गांव लेते हैं तो इसमें 40 गांव ऐसे हैं जहाँ पे एक मुखिया या फिर एक बड़े गांव के लोग डिसाइड करते हैं कि पूरा गांव कहाँ वोट देगा। सही बात है, ये है। तो ये अभी तक चल रहा है, ये हमारा आकलन यही है कि ये अभी तक चल रहा है। अब वो जो बड़ा कन्विंसिंग आदमी है वो किधर ले जाता है पूरा वोटर, ये लास्ट दिन डिसाइड तो फैज जी, हम कुछ मुस्लिम इलाकों में गए थे आपके हजारीबाग में, तो लोगों का कहना है कि इस बार मुसलमानों का लगभग 3,10,20 हज़ार वोट है। 3.5 लाख। हाँ, तो इनका कहना है कि हम एक तरफा इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। जो बोल रहे हैं उस पर क्या सच्चाई है? आप तो फील्ड घूमे, क्या लग रहा है, एक तरफा जाएगा या फिर बटेगा? एक तरफा भी जा सकता है और मतलब बटेगा इन द सेंस कि जेबी के एक पार्टी है जिसको कांग्रेस वोट कर सकते हैं, मतलब जो जनता, हाँ जो जनता है वो वोट कर सकती है। मैं जब चुनाव में जाता हूँ तो ये नहीं देखता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए विश्लेषण ऐसा नहीं करता हूँ और पता नहीं बाकी लोग करते हैं। मैं मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया ऐसा करके कभी विश्लेषण नहीं किया हूँ। जब भी फील्ड में गया हूँ तो मैं वो नहीं देखता हूँ। एरिया भले बटा हुआ है, लोगों ने एक दिमाग में बना लिया है, लेकिन वहाँ भी ऐसा कोई भी एरिया नहीं है हजारीबाग में जहाँ पे पूरी आबादी जो है मुस्लिम की है या फिर पूरी आबादी जो है कहीं ना कहीं एक भी आदमी अगर रह रहा है वहाँ पे हिंदू ये मुस्लिम पॉपुलेशन में, तो वो मैं उसको मानता हूँ कि हाँ यहाँ पे सब लोग एक साथ रह रहे हैं। और एक भी आबादी जहाँ पे मुस्लिम की है, जहाँ पे सभी लोग हिंदू हैं, या फिर मुस्लिम में एक हिंदू है, मुस्लिम सभी हिंदू में एक मुस्लिम भी है, तो मैं उसको मानता हूँ कि ये आबादी मतलब हाँ, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वोट का जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा नहीं जाएंगे, वो डिसाइड करेगा वोटर। हाँ, वो डिसाइड करेगा वोटर, लेकिन वो ओवरऑल जो है जजमेंट वो हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जाके नहीं पूछते हैं कि आप किस कास्ट से आते हैं, आप किस धर्म से आते हैं, ये हम लोग नहीं पूछते। ये बात बताइए अनवर जी, फैज जी, कि हजारीबाग तो हो गया, इससे सटा हुआ आपका चतरा है, क्योंकि 20 को ही वहाँ चुनाव है, इससे सटा हुआ कोडरमा है, वहाँ भी 20 को है। ये 3 लोकसभा जो है जिसको चुनाव होते हैं, हमने हजारीबाग का डाटा समझ लिया है। आप चूँकि चतरा भी गए थे जब मोदी जी आए थे, वहाँ क्या लहर देख पा रहे हैं? चतरा में देखिए, मोदी जी के रैली से ये पता नहीं चलेगा कि चतरा के लोग कहाँ वोट देंगे। अच्छा। मोदी के बाहर जब हम लोग मोदी की रैली के बाहर जब इंटरव्यू कर रहे थे तो कुछ युवक बोल रहे थे कि 800 पार होगा, ठीक है, जबकि भाजपा जो है 441 सीट पे लड़ रही है। तो कुछ युवक बोल रहे थे 800 पार हो जाएगा, कुछ बोल रहे थे 400 पार हो जाएगा, कुछ बोल रहे थे कि 8 लाख वोट से जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सुपरफिशियल बातें वहाँ पे हो रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि पेट्रोल 50 लाख रुपया भी हो जाएगा तब भी हम वोट मोदी को ही देंगे, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल बातें हो रही थी, तो वहाँ पे जज करना बहुत मुश्किल है। मोदी जी की रैली के बाहर जितने भी लोग थे और उनका कितना इन्फ्लुएंस बाहर पड़ेगा ये पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि आप वोट जो है इन प्रत्याशियों को नहीं दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कहा था इन प्रत्याशियों को, आप मुझे वोट दीजिए, यहाँ कैंडिडेट मैं हूँ और मुझे वोट दीजिए। तो ये मतलब कहा, सभी रैली में कह रहे हैं, वहाँ भी कहा, और अभी जो 14 तारीख को एक रैली हुई थी बगोदर में, बिरनी में जो रैली हुई थी, वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि इन प्रत्याशी को मत, अनुपन्ना जी को मत देखिए, मुझे देखिए। तो ये चीज़ अब वो बोल रहे हैं हर रैली में, तो अब लोग पे डिपेंड करता है, मोदी जी को देखना है कि प्रत्याशी को देखना है। तो अब लोग, जनता जो है वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं कि डिजिटल एज में जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे ही न्यूज़ पढ़ा जाता है। लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जो भी लोग बोलता है पढ़ा लिखा वो पहले गूगल में देख लेता है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। पहले एक दौर था 19 के बाद कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा था, व्हाट्सएप में जो भी आया वो सच मान लेते थे। अब
लोग नहीं 24 में मानते। अलग है। अब नहीं मानते हैं। 24 में लोग पहले सर्च कर लेते हैं, क्योंकि पहले लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं ना। व्हाट्सएप यूनिटी का ज्ञान हम लोग को आके बोलते थे, व्हाट्सएप यूनिटी के चैनल में आके बोलते थे कि अच्छा ये यहाँ, जब सवाल पूछते थे कि ये कैसे हुआ, तब फिर उनके पास दिखाते थे कि यही एक डेटा है उनके पास, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट। तो वो एक डेटा जो है वो फेक डेटा हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप में सब कुछ आया सही नहीं है ना। इसका कुछ धार कहीं किताबों में आपने पढ़ा, कहीं डॉक्यूमेंट्स है, कहीं और आर्काइव्स में रखा हुआ है, तो वो देखा कि नहीं देखा। तो ये इम्पोर्टेंट है। आज का वोटर 2024 में हम बोले तो मोदी जी खुद बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से उनको ही नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी नीतियों को लोग पढ़ रहे हैं कि आपकी नीति अच्छी है कि नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बदलाव आ रहा है। इसीलिए इस चुनाव में जो है इतना उत्सुकता नहीं दिख रही कि लोग समझ चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि भाई हम धूप में एनर्जी जला के क्या करने के लिए जा रहे हैं। उनको पता है कहाँ वोट करना है, तो क्योंकि वो देख रहे हैं ना आप प्रत्याशी किसको चुन रहे हैं। आप पूरे देश में प्रत्याशी चुन रहे हैं ना। तो भाजपा के प्रत्याशी ऐसे हैं कहीं जिनके ऊपर 49 केसेज है, मर्डर केसेज है, क्रिमिनल केसेज है, रेप केसेज है। तो आपने कहाँ बदलाव किया। हरियाणा वाला मुद्दा लोगों को याद है, लड़कियों के साथ अन्याय हुआ लेकिन वो उनके बेटे को ही दे दिया। आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप उनके बेटे को ही वोट टिकट दे रहे हैं। तो ये कैसा नीति है आपका। फिर राजस्थान में जो राजपूतों के साथ हुआ उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। तो ये सारी बातें जो हैं लोग याद कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये आसान है ना। अब तो डिजिटल इंडिया आपके लिए है तो लोग भी तो समझ रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, लोग के हाथ भी फिल्टर होकर आ रहा है। चाहे आप कितना भी टीवी में बैठ के अपना जो इंटरव्यू चला लीजिए, वन साइड इंटरव्यू चला लीजिए, लोग समझ रहे हैं मतलब क्या आपको चल लग रहा है कि डिजिटल इंडिया मोदी के लिए थोड़ा नुकसान दे जा रहा है। हाँ, मतलब फायदा है, मतलब देश के लिए फायदा है। देश के लिए हाँ, फायदा देश के लिए बहुत ये तो हमने फायदा है। चतरा की बात कर ली, सटा इससे कोडरमा लोकसभा है। कोडरमा में क्या देख पा रहे हैं। विनोद सिंह की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ जा रही है। हाँ। कुछ चीज़ें सामने आ रही कि अन्नपूर्णा देवी जी जो है बीजेपी की 5 साल क्षेत्र में नहीं रही, लोग उनसे नाराज़ है, यादव समाज उनसे नाराज़ है। कैसे देख पा रहे कोडरमा में। फिर वही कास्ट फैक्टर यहाँ पे आता है। अब ये कास्ट फैक्टर मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मुद्दों पर ही डिस्कस करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि यादव किसको देंगे, गुरमी और कोयरी किसको देंगे। मैं एरिया का बात करता हूँ। तो इन्फ्लुएंस कितना पड़ता है। अभी 20 तारीख को गांडे में भी चुनाव है, जब कल्पना सोरेन जी करेंगी, तो वहाँ पे कल्पना सोरेन जी का हलचल बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है कि वो जिस तरह से अपनी बातों को रख रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग भीड़ जुट रहे हैं। तो सेम डे जब वहाँ की जनता विधानसभा के लिए चुनाव करेगी और MP के लिए चुनाव पड़ेगी, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं विनोद सिंह के पक्ष में पड़ रहा है। तो ये है। लेकिन अब ये कितना फर्क पड़ रहा है, कितना डिफरेंस पड़ रहा है, ये अभी तक आकलन करना मुश्किल है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि विनोद सिंह जीत जाएंगे, मामला पलट रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा मतलब क्लियर नहीं। हाँ, एकदम क्लियर विजन तो इलेक्शन से पहले कभी कहीं दिखता ही नहीं है। मतलब कोई भी इलेक्शन हो जाए, भारत देश का कोई भी इलेक्शन हो जाए, ये इलेक्शन में कभी आप ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते हैं। हमेशा एक ग्रे एरिया रहता है जिस पे जो है वोटर डिसाइड करती है। और बहुत चालाक है लोग जो बोलते हैं ना कि भारत का जो वोटर है एकदम बहुत बड़कपन में लोग बोल देते हैं जाहिल हैं लोग, अनपढ़ है। ऐसा नहीं है। भले स्कूल नहीं गए हैं, भले कॉलेज नहीं गए हैं, लेकिन समझ है लोगों को। बिल्कुल। और जो लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है, अगर लोगों को ऐसा लगता है, भारत के लोगों को कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो वो अपना चुनाव करेंगे सही। अगर वो चुनाव अगर जिधर भी करते हैं, 400 पार भी अगर कराते हैं, तो आप ये समझिए कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, दिमाग हैक नहीं हुआ है लोगों का, इतने चालाक हैं लोग। चाहे आप 14 में देख लीजिए, 19 में देख लीजिए। 14 में बदलाव इसलिए आया था, 10 साल कांग्रेस थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। 19 में इसलिए था कि 5 साल जो मोदी जी ने वादा किया था नहीं पूरा किया, 5 साल और देते हैं वादा, चलिए पूरा करिए। ठीक है। 19 में अगर लोगों को ये भी लगता है कि चलिए 5 साल और देते हैं, तब भी हम बोले हैं कि भारत की जनता बहुत चालाक है, भारत की जनता बहुत सब है और बहुत अक्लमंद है। अगर मोदी जी को फिर से लाती है, तब भी हम ये नहीं बोलेंगे कि भारत की जनता बेवकूफ़ है, अंधभक्त है। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही जनता है जो डिसाइड करती है। और अच्छे अच्छे जगह दिखाया है इन्होंने। दिल्ली में किस तरह से दिखाया बदलाव करके, बंगाल में किस तरह से दिखाया बदलाव करके, मणिपुर में अभी चुनाव हुआ था, मिजोरम में अभी चुनाव हुआ था, वहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टी आई तो दिखाया है बदलाव करके। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जयराम की लहर जब देख रहे हैं तो जनता ही है, यही जनता है जो चाहती है। जयराम की बात अगर आ गई है, क्या लग रहा है 3 महतो गिरिडीह सीट पर महतो वोटर्स ही है वहाँ पर, क्या फर्क पड़ेगा। जयराम को अच्छा खासा वहाँ का युवा पसंद कर रहा है। आप भी काफ़ी रैलियों में जाते हैं, मतलब ये बिना पैसों वाली भीड़ है जो उनकी रैलियों में आ जाती है। ये तो है, ये तो हाँ, ये क्या तो आपने क्या ठीक लग रहा बोला। है गिरिडीह का क्या लग रहा है। देखिए, भीड़ बिना पैसों वाली है और लोग पैसे भी दे रहे हैं। और संजय से मेरी बात हुई थी, इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि
महाराष्ट्र से जो बाहर रहते हैं लोग, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, लेबर क्या बोलते हैं, एक ड्रम है ना, प्रवासी मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर जो बाहर काम करते हैं, ये विष्णुगढ़, कोडरमा, गिरिडीह के बहुत ज़्यादा हैं। बहुत लोग यहाँ से प्लान करके बाहर काम करने के लिए आ रहे हैं। सूरत वगैरह में बहुत गए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग वापस आ रहे हैं 20 तारीख को और 25 तारीख वोट करने के लिए। तो सोचिए कि जो लोग अपने पैसे से वापस आ रहे हैं वोट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो होगा। ये मैंने देखा था 2014 में, जब मोदी जी का लहर था। लोग इंडिया के किसी भी कोने में थे, लेकिन हजारीबाग के थे, अगर हजारीबाग में वोट करना। बेंगलोर से मेरा दोस्त लोग वोट करने के लिए आया यहाँ पे, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन मोदी जी को वोट करने के लिए फ्लाइट का टिकट कटा 2014 में। कितना क्रेज था। तो वो क्रेज इस बार नहीं दिख रहा है मोदी जी के लिए या फिर किसी पार्टी के लिए, लेकिन जयराम के लिए अगर ऐसा है, लोग ट्रेन भर के वहाँ से आ रहे हैं वोट करने के लिए, तो ये लहर है, इसको लहर बोलते हैं। तो अगर ये लहर है, मोदी जी जब आ सकते हैं सत्ता में, तो जयराम भी जीत सकता है ये सीट, इतना प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं एज अ पत्रकार, है ना। अच्छा फैज जी, लास्ट सवाल हम ये कहेंगे कि 14 सीटें हैं झारखंड में लोकसभा की। 14 में क्या लग रहा है? लास्ट टाइम 12 सीटें बीजेपी को थी, 2 सीटें ही बस इधर इंडिया की तरफ थी। अब तो इंडिया ही कहेंगे हम। क्या लग रहा है इस बार 14 में कितनी सीटें इंडिया ले पाएगा और एनडीए के पास कितना जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ। तो आज आप जवाब दें। हाँ, भाजपा वाले से जब पूछता हूँ तो भाजपा वाले कुछ नहीं सोचते हैं, सीधे बोलते हैं 14 में 14 सीट लाएंगे। कांग्रेस वाले से पूछते हैं तो कांग्रेस भी कुछ नहीं सोचती है। अभी पन्ना गुप्ता से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा 14 पे 14 सीट ला रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में 28 सीट है कि 14 सीट है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं जाकर सर्च किया तो पता चला कि 14 ही सीट है। विधानसभा में 81 है, इसमें 14 सीट है। तब फिर मैं सोचा कि दोनों बोल रहे हैं तो मतलब दोनों, अब जिसका पल्ला भारी होगा वो सही होगा। मेरा आकलन है, मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, 4th फेज का चुनाव हुआ तो लोग कह रहे हैं कि खूंटी में हार जाएंगे। 2 सीट जो है इस बार गठबंधन लाएगी 4 सीटों में, और 2 सीट जो है ये लाएगी, ठीक है, बीजेपी लाएगी। और अभी तीसरा फेज का 5th फेज का होगा, जो 3 सीटें जा रही है, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा। तो इसमें भी लोग बोल रहे हैं हजारीबाग 50-50 है, चतरा में वन साइड है कालीचरण सिंह और विनोद सिंह का 50-50 है। मतलब कांग्रेस के लोगों की बात करें तो 2 सीट यहाँ से गिला रहे हैं, मतलब 2-4 हो गए उनके। और फिर गिरिडीह में जाएंगे तो जयराम महतो की 1 सीट है वहाँ पे चली गई। धनबाद की सीट लोग बोल रहे हैं 50-50 फाइट हो गया है, अन्नपूर्णा देवी जीत जाएंगे, ठीक है। और जमशेदपुर में भी फाइट बता रहे हैं, तो 3 सीट वहाँ से दिला रहे हैं। 3rd फेज रांची में तो खैर नहीं फाइट है, मतलब वन साइड है, तो 3 सीट वहाँ से दिखा रहे हैं, मतलब 3 2 5 तो 7 सीट यहाँ पे हो गए। दुमका में जब जाएंगे तो राजमहल और दुमका लोग बोल रहे हैं कि हार जाएंगे, ठीक है। तो 7 तो 9 सीट हो गया भाजपा, मतलब 5 लाएगी भाजपा और 1 जयराम, मतलब 4 भाजपा लाएगी। तो ऐसा मतलब ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, आकलन के लिए ठीक है। मैं अपना आकलन बताता हूँ, अब सही हो गलत हो, लोग विश्लेषण करते ही हैं। हाँ, हम लोग कुछ ओपिनियन पोल नहीं दे रहे, लेकिन एक सीट का आकलन बता सकते हैं क्या है। मेरा अंदाज़ा यही है कि भाजपा जो है वो 9 सीट 100% लेके आ रही है, 100% लेके आ रही है, और 2 और सीट वो ला सकती है, मतलब 50-50 चांस जो है 11 हो जाएगा। अच्छा, 2 सीटें जो 50-50 वो भाजपा की तरफ आ सकती है। कौन सी सीटें हैं? 2 सीट जो 50-50 वो भाजपा की तरफ आ सकती है। वो कौन सी सीटें, कौन सी एक लोकसभा है? खूंटी की बात कर रहे हैं जो, और एक लोहरदगा की जो बात कर रहे हैं, तो वो 50-50 में है, वो आ सकती है। एक जयराम को हम काट दे रहे हैं, वो जयराम की सीट गिन नहीं रहे, वो निर्दलीय चला जाएगा, वो ना भाजपा को आएगा ना कांग्रेस को आएगा। तो 9 मतलब आप कंफर्म समझ रहे हैं कि जयराम की तरफ से? अगर जयराम की तरफ जाता है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जयराम की तरफ अगर जाता है उसको मैं काउंट नहीं 11 हुआ, इधर 12 हुआ, लास्ट दिन काउंट करेंगे तो 12 सीट हो गया, बची 2 सीट और, ठीक है। 2 सीट, एक राजमहल की हो गई, एक दुमका की हो गई, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 सीटें आएंगी इनको? 2 सीटें आएंगी, राजमहल, दुमका, ठीक है। ये मतलब 100% हो सकता है, लेकिन बाकी जगह जो है मैं बताया, लोहरदगा, खूंटी, यहाँ 50-50 फाइट है, भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। सिंहभूम भी 50-50 फाइट है, तो भाजपा भी कांग्रेस भी जीत सकती है। इसीलिए 9 सीट तो भाजपा को कंफर्म है, कोई हिलाएगा नहीं उससे। बाकी जो 5 सीट है उस पर फाइट है, अब उस पर जो जीते ये 4 को पता चलेगा। तो फिलहाल फैज अनवर हमारे साथ थे, जोहार हजारीबाग की तरफ से। बहुत फील्ड वर्क करते हैं, ऐसे ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, शहर इलाकों में भी ऐसे गली मोहल्लों से रिपोर्टिंग करते हैं जहां से सच चीज़ निकल के आती है। और इन्होंने ये चतरा भी गए थे, कोडरमा का भी हालचाल इन्होंने बताया, गिरिडीह तक का इन्होंने हालचाल बताया। फिलहाल 4 सीटों पे हमने बातचीत की है, और ओवरऑल जब हम 14 सीटों की बात करेंगे तो इनका कहना है कि बीजेपी
लगभग 9 सीट लेके आएगी, अधिक से अधिक 11 ला सकती है। 2 सीटें चलिए इधर मिल जाएंगे इंडिया महागठबंधन को, और 1 सीटें जयराम के लिए, निर्दलीय के लिए 1 सीट छोड़ देते हैं। तो खैर टफ फाइट है ना वो उस पर डिसाइड हम लोग कर नहीं सकते सबके लिए वो हॉट सीट है फिलहाल। तो ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हाँ ये बहुत देखने समझने वाली बात होगी। अगर आपका अनुमान सही हो गया फैज जी, तो सबसे पहले मैं आप ही को फ़ोन करूंगी और आप ही का इंटरव्यू लूंगी। हाँ, इसको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि इतना सटीक जवाब ये दे रहे हैं, और इस तरह का सटीक जवाब और यही रिजल्ट हमें 4 जून को मिलता है। तो फर्स्ट इंटरव्यू आपको लोकतंत्र में फैज जी का ही मिलेगा। फिलहाल हम हैं हजारीबाग झील के किनारे। बहुत कीमती समय इन्होंने दिया है, क्योंकि एक पत्रकार का अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है चुनाव के समय में, बहुत रात तक काम करते हैं फैज जी। धन्यवाद फैज जी, बहुत समय दिया आपने दिया और बहुत क्लियरिटी के साथ अपनी चीज़ों को रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आप लोग घूम रही हैं, देखिए लड़की हो के पत्रकार इतना घूम रही है पूरे झारखंड में, पता नहीं हम लोग कहाँ कब घूमेंगे। ऐसा बहुत है लोग पास, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में बहुत ताकत है, इसीलिए पूरा घूम रही है, समझे। बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली जोहार हजारीबाग है, तो चाहते हैं कि पहले पूरा हजारीबाग खत्म करें फिर कहीं जाएं। तो हम लोग जाएंगे, गिरिडीह जाएंगे 20 तारीख के बाद, जब यहाँ वोटिंग हो जाएगा। हजारीबाग का पूरा लोकसभा घूम चुके हैं, यहाँ के बाद 5 दिन जो है वो गिरिडीह में और धनबाद में रहेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, जयराम में क्या चल रहा है, दुल्लू महतो और अनुपर्णा जो है अन्नपूर्णा सिंह। बिल्कुल, जो ज़मीनी हकीकत है, हम इसलिए पूरा झारखंड घूमने की कोशिश कर रहे हैं, 14 सीटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट जाए वो हम आपको दिखा दें। फिलहाल धन्यवाद फैजी फिर से एक बार, और हम हैं अभी हजारीबाग में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा कि एक अपील हम जरूर कर सकते हैं एक पत्रकार होने के नाते, कि वोट जरूर करिए, मतदान केंद्र तक जरूर जाइए, आपका जो भी पसंदीदा प्रत्याशी हो उसको वोट जरूर दें। गर्मी कितना भी हो, वोट जरूर दीजिए। आप फिर बाद में पछताइएगा और बाद में बोलिए कि मैंने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप क्यों सो रहे थे? आपके लिए कोई और वोट जाके देगा नहीं। अगर आप झारखंड में हैं, बाहर हैं तो कोई बात नहीं, अगर झारखंड में हैं तो वोट जरूर दीजिए। इम्पोर्टेंट होता है आपका एक वोट, किसी को भी दीजिए, किसी भी कैंडिडेट को दीजिए, लेकिन आपका एक वोट इम्पोर्टेंट है। वो परसेंटेज बढ़ाएगा कितने ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं। गर्मी एक ही दिन में झेलना पड़ेगा, उस दिन तो ऐसे भी छुट्टी घोषित है, तो घर में करेंगे क्या? घर में टीवी देखेंगे और माहौल ही तो देखेंगे। और जाके माहौल का हिस्सा बनिए, चुनाव में मज़ा लीजिए और वोट ज़रूर दीजिए, और ऐसे वोट देके फोटो ज़रूर शेयर कीजिए। बिल्कुल, और लोकतंत्र का महापर्व में हिस्सा जरूर लीजिए, पर्व मनाइए। और लोकतंत्र 19 में ही देखिएगा रिजल्ट चुनाव, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सो धन्यवाद, जोहार रहेगा।